सो इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। अच्छा, हमारा कोई भी बिजनेस होता है ना, जब वो स्टार्ट होता है ना, तो उसको एक समझ लें इंटरनेशनल आइडेंटिटी चाहिए होती है। उसके लिए हमारे पास वेबसाइट यूज होती है। हर बिजनेस के को अपने स्टार्टअप के लिए एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी चाहिए होती है, जो वो वेबसाइट बना के अपनी इंटरनेशनल आइडेंटिटी बनाते हैं। ठीक है। वेबसाइट अगर हम देखें कोई भी, तो सिंपल अगर हम यहाँ पर PIIAC की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा लोड लेगी बट हो जाएगी open। हाँ, ये हमारे पास एक वेबसाइट आ गई जो बेसिकली PIAC की वेबसाइट है। ठीक है। उनका जो पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उन्होंने एक इंटरनेशनल इसको लेकर आए हुए हैं वेबसाइट के थ्रू। ठीक है। अब ये सिंपल हमारे पास वेबसाइट होती है जो किसी भी बिजनेस को इंटरनेशनल लाने में हेल्प करती है। ओके, सो वेबसाइट तो समझ आ गई आपको। अब वेबसाइट बनती कैसे? वेबसाइट में हमारे पास तीन चीजें होती हैं: फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। वेबसाइट में हमारे पास ये तीन चीजें होती हैं, जिसको जिन तीनों की मदद से हम एक वेबसाइट बनाते हैं। अगर मैं इसमें बताऊं फ्रंट एंड क्या है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ देख रहे हैं ना, तो ये एक यूजर इंटरफेस है पूरा। ठीक है। यहाँ पे एक नैवबार है, एक पिक्चर है, और ये हीरो सेशन है, ये कुछ कार्ड्स हैं हमारे पास। इसके बाद ये वीडियो आ गई। ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये बेसिकली हमारा फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में होता क्या है, हम वेबसाइट का इंटरफेस डेवलप करते हैं। किस तरह करते हैं? हमारे पास HTML होती है, जो हमने रिसेंट क्लास में, हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी टेक्वर्स की, उसमें पढ़ा कि HTML क्या होती है। बेसिकली स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती है वेबसाइट के HTML हमारी। फिर हमने CSS भी उसके साथ पढ़ा था। CSS क्या होती है? CSS हमारी डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। वेबसाइट को अगर हमें डिजाइन करना होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ये ग्रीन कलर है, यहाँ पे पिक्चर इधर आई हुई है, ये कार्ड्स के कलर अलग अलग हैं, इन पे होवर कर रहा हूँ तो इसके कलर चेंज हो रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए हमारे पास CSS यूज होती है। अब HTML CSS तो हो गई। अब जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक चीज होती है जो इंटरएक्टिविटी हमारी वेबसाइट में ऐड करती है। लाइक यूजर कैसे वेबसाइट से इंटरेक्ट करेगा, इस यहाँ क्लिक करने पर मैं कहाँ जाऊँगा, या इस टाइप के बटन पे क्लिक करने पर क्या होगा, या इस टाइप की जो जो चीज़ें होती है ना, जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट से। एक तो डिज़ाइन होता है सिंपल, और फिर एक इंटरेक्शन पैदा होती है एक वेबसाइट में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो फ्रंट एंड बेसिकली हम जब यूजर इंटरफेस बनाते हैं एक वेबसाइट का, तो उसके लिए हमारे पास फ्रंट एंड यूज होता है, और उसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ये हमारे पास फ्रंट एंड हो गई। अब हमारे पास बैकएंड क्या होती है? बैकएंड बेसिकली हम सर्वर सर्वर को भी बोलते हैं हमारे। लाइक फ्रंट एंड क्लाइंट साइड होता है और बैकएंड सर्वर होता है। सर्वर पे क्या होता है? अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई, मैं जब कुछ भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूँ ना, तो वो मुझे वेबसाइट पे डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हम्म चलें, लेट्स सी, फेसबुक पे जाते हैं हम, नहीं, यूट्यूब पे चलते हैं। ये हमारे पास एक, समझ लें, वेबसाइट का URL है। ठीक है। अब मैंने इस पे रिक्वेस्ट की, ये हमारे पास डेटा आ गया वेबसाइट, इस वेबसाइट का। यूट्यूब भी एक वेबसाइट है हमारी। ठीक है। अब मैंने इस पे रिक्वेस्ट करी, ये हमें इसने डाटा ला के दे दिया, ये सारा हमारा डेटा है। अब यूजर इंटरफेस तो हमारा फ्रंट एंड, यूजर इंटरफेस में तो हमारा फ्रंट एंड हेल्प कर रहा है, बट जो सर्वर होता है वो हमारे, जो है ना, लाइक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में हेल्प करता है कि किस रिक्वेस्ट पे क्या डेटा शो होगा, और किस रिक्वेस्ट पे क्या डेटा शो होगा, और अगर यूजर कोई डेटा भेजना चाहता है तो वो किस तरह से जाएगा। तो इन सब चीजों में हमारे पास सर्वर यूज होता है। ठीक है, ये हो गया सर्वर। ये छोटा छोटा ब्रीफ इंटरव्यू दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि फिर इन डेप्थ आगे जाके जब हम नेक्स्ट को पढ़ेंगे, तो डिटेल में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमारे पास आता है डेटा बेसिस। डेटा बेसिस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे पास। तो डेटा बेसिस में होता क्या है बेसिकली, ये जो यूट्यूब है ना, अगर आप देखें तो, लाइक ये वीडियो आ जाइए
8 घंटे पहले। अब ये वीडियो कहीं पोस्ट हुई होगी, ठीक है, पहले किसी डेटाबेस पे पोस्ट हुई होगी। तो डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, हम जब भी कोई चीज़ अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं ना, तो वो जाती है हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे पास होती है जो एक वेबसाइट को मुकम्मल करती है। फ्रंट एंड, वेबसाइट का यूजर इंटरफेस। बैक एंड, लाइक जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करेंगे उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या चीज़ आएंगी, ये सारा हम सर्वर पे करते हैं काम। और डेटाबेस, जो सारा हमारा डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है। ये 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस एक वेबसाइट के अंदर। अच्छा, अब हम पहले फोकस करते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में जैसा मैंने आपको बताया, हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं। अच्छा, ये अप्रोच अब थोड़ी सी हो गई है पुरानी, क्योंकि सिंपल अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम यूज करके वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसमें हमें काफी दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो इस और जब भी हम लाइक जितना हम एडवांस होते जा रहे हैं, तो वेब डेवलपमेंट को भी ना इजी की इससे इजी किया जा रहा है। लाइक जब हम पहले वेबसाइट्स बनाते थे, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो वो वेबसाइट महीनों में बनती थी। फिर हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज आई जिनकी हेल्प से हम वेबसाइट दिनों में बनाने लग गए। ठीक है, अब लाइब्रेरीज हम देख लेते हैं क्या होती है। रिएक्ट जेस एक लाइब्रेरी है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, रिएक्ट जेस जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में बेसिकली बहुत सारे डेवलपर्स ने अपना कोड एक जो है ना लाइब्रेरी में रख दिया होता है, हम उसको रीयूज करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिएक्ट जेएस को थोड़ा सा डिटेल में। रिएक्ट जेएस बेसिकली हमारी हेल्प करता है यूजर इंटरफेसेस बनाने में। लाइक फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस हमारी हेल्प करता है। लाइक अगर हमें यूजर इंटरफेसेस बनाने हो तो उसके लिए हम रिएक्ट जेएस यूज करते हैं। खाली ये जो है हमें रिएक्ट जेएस में हेल्प करता है। लाइक फ्रंट एंड में हेल्प करता है, बैक एंड में रिएक्ट जेएस हमारी हेल्प नहीं करता। अगर हमें इसमें बैक एंड का भी कोड लिखना है तो काफ़ी सारी और चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई हमने फ्रंट एंड तो बना लिया रिएक्ट जेएस को यूज़ करके, अब हमें बैक एंड भी बनाना है। तो बैक एंड के लिए बेसिकली हमारे पास होता है फ्रेमवर्क, जो हम नेक्स्ट अभी बेसिकली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट की जो मेन क्लास है हमारी, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक नेक्स्ट में हम फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये तीनों काम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट में क्या होता था, रिएक्ट में हम ये कर सकते थे बट इसके लिए हमें अलग अलग चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती थी, ऐड करनी पड़ती थी, तो हमारा काम थोड़ा सा लेंदी हो जाता था। नेक्स्ट बोलता है भाई आपको फ्रंट एंड अलग लिखने की ज़रूरत, बैक एंड अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक फ्रेमवर्क हूँ, आप मुझ में ही फ्रंट एंड भी लिखो, मुझ में ही बैक एंड लिखो, सर्वर साइड काम जो है वो भी नेक्स्ट में करो, क्लाइंट साइड के वर्क जो है वो भी आप नेक्स्ट में करो, और जो हमारा डेटाबेसिस का काम है वो भी हम नेक्स्ट में कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट के काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। वो बेनिफिट्स लाइक SEO जो होती है वेबसाइट की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नेक्स्ट क्या करता है, हमें SEO में हेल्प करता है, हमारे हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वेबसाइट का, जिसके अंदर हम रह के अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेसेस, ये सारी चीज़ें हम उसमें एक ही नेक्स्ट के लाइक प्रोजेक्ट में ऐड लिख सकते हैं। वरना रिएक्ट में क्या होता था, फ्रंट एंड के लिए अलग स्ट्रक्चर बनाते थे, बैक एंड के लिए अलग बनाते थे, और फिर डेटाबेस अलग ऐड करते थे। तो ये सिंपल फ्रेमवर्क ने आके हमारे लिए और आसानी पैदा कर दी। अच्छा, हमने देख लिया हमारे पास रिएक्ट जेएस क्या है, नेक्स्ट जेएस क्या है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करके भी देख लेते हैं कि भाई नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। देन फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें हम कवर कर लेंगे। जी, यहाँ पर फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस के बारे में जो अब्दुल रहमान ने बताया, जैसे कि उन्होंने होटल की एग्जांपल दी, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि हम जब एक घर बना रहे होते हैं ना, तो उसका जो सबसे पहले हमारा ब्लूप्रिंट बनता है, जो हमारा उसका मेन नक्शा है, उसको हम फ्रंट एंड की एग्जांपल दे सकते हैं कि वो हमारा फ्रंट एंड है। और जब हम बैक एंड की एग्जांपल पे अगर आए, तो अब हमने घर तो बना लिया, हमारा नक्शा पूरा रेडी है। फिर हम
अब रूम्स वगैरह बना दी हमने, सही है। अब हमें उसमें क्या फंक्शनलिटी रखनी है कि जो बटन हम प्रेस कर रहे हैं, जैसे कि उससे कौन सी लाइट ऑन होनी चाहिए, ये सब चीजें हमारी बैकएंड में आ जाती हैं। इसी तरह से अगर हम यूट्यूब की एग्जांपल लेना, या हम व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट्सएप का जो पूरा ओवरव्यू है जो हमारे पास आता है, वो हमारा फ्रंट एंड है, वो यूजर इंटरफेस जो हमें नजर आ रहा होता है कि हम इस बटन से हम जाएंगे चैट पे आ जाएंगे, फिर हम स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं, ये सब चीजें। अब जो बैकएंड की बात आती है, बैकएंड में जैसे कि अगर हम किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं तो फिर वो उसे मैसेज सेंड होना चाहिए। तो वो हमारे पास वो किस तरह से आ रहा होता है, क्योंकि वहां पर हमने तो मैसेज सेंड किया, फिर वो डायरेक्ट जाते हैं सर्वर के पास, सर्वर से वो उसके पास जाते हैं जहां पर वो जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, वॉइस कर रहे हैं या पिक्चर वगैरह सेंड कर रहे हैं, इस इस तरह से। और हमारा जितना भी डेटा स्टोर होता है, जो हमारी इमेजेस हो गई, वॉइस हो गई, मैसेजेस हैं सबके, वो पूरा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। व्हाट्सएप का जो डेटाबेस है, जो एप्लीकेशन है उसका डेटाबेस है वहां पर सबका। तो इस तरह से। ओके, फिर कुछ चीज़ें थी जो शेयर करी। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं नेटजेस का, ठीक है। उसको समझते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी पहले वो देख लेते हैं। देन फिर कुछ छोटी सी चीज़ भी डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक कोड एडिटर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम वीएस कोड यूज़ करेंगे। वीएस कोड में क्या होता है, बेसिकली हम अपना सारा कोड लिखते हैं। अच्छा, सिर्फ वीएस कोड है? नहीं, वीएस कोड के अलावा भी बहुत सारे हैं, बट बहुत सारे लोग वीएस कोड यूज़ करते हैं और वीएस कोड ईजी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप अपना नोटपैड में भी कोड कर सकते हैं, बट वही के वीएस कोड हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, इस वजह से हम वीएस कोड को यूज़ करते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जेएस। अच्छा अब्दुलरहमान, मुझे थोड़ा गाइड कर दें, आपने कहाँ तक पढ़ा दिया है? अच्छा, हमने ना बेसिकली पहले देखा है वेब डेवलपमेंट क्या होती है, फिर फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेसेस क्या होते हैं, और फिर रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस पढ़ा दिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ करें आप कि रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस को थोड़ा सा टेक्निकल होकर समझाते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो हमारे पास शुरू शुरू में जो वेबसाइट्स हमारे पास बनती थी, वो हमारे पास बनती थी प्योर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे। अब उनमें हमारे पास मसला क्या होता था, अब कोई भी आप पुरानी वेबसाइट खोल के देखें और आप उसमें एक पेज से दूसरे पेज में जब आप नेविगेट करते हैं, तो वो लोड होती है, वो पूरी वेबसाइट फिर से सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाती है और फिर से वो सर्वर पूरी वेबसाइट उठा के एक नया पेज देता है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए और अपनी जो हमारी डेटा थी, लाइक हमारे जो वाईफाई वगैरह, जो हमारी बैंडविड्थ हो गई जिसको हम कहते हैं, उसको भी रिड्यूस करने के लिए हमने एक अप्रोच, एक टेक्नोलॉजी निकाली जिसको हम कहते हैं रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस में क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट आती है वो पूरी पहले बिल्ड होती है और फिर वो यूजर को या जो हमारा क्लाइंट है उसको सेंड की जाती है। उससे क्या होता है कि हमारी बैंडविड्थ भी बचती है, और जब हम एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करेंगे तो हमारे पास रिलोड नहीं होगा, जिससे हमारे पास हमारी वेबसाइट की स्पीड भी बहुत तेज होती है। और नेक्स्ट ये एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, जो हमारी इस चीज को और ज्यादा फास्ट बनाता है और हमारे लिए बहुत सारे प्री बिल्ट फंक्शंस, बनी बनाई चीजें हमें देता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस का। अ, मिस्टर अमन, कंटिन्यू करें। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो समझ आ गई होंगी। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अब जैसे मैं आपको इसको इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट की, और कुछ बना के देखते हैं कि भाई चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। सो हम देख रहे थे वीएस कोड हमने क्यों इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम जब भी कोड करते हैं ना अपना, तो हमें कोई ना कोई एडिटर चाहिए होता है कोड करने के लिए। तो हम उसके लिए वीएस कोड यूज़ करेंगे। तो सिंपल, आप यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये आपके विंडोज़ को आपने इंस्टॉल कर लेना है सिंपली, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह नोट जेस आपने इंस्टॉल करना है। नोट जेस आपको कल भी बताया गया था, तो मैं इस इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग।
नोट जैसे आपसे सिंपल यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ आता हूँ, नेक्स्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे चला जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से गेट स्टार्टेड करता हूँ और इंस्टॉलेशन पे आ जाता हूँ। और यहाँ से ये कमांड जो है हमारी बेसिकली, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको ऑफ करता हूँ। यहाँ पे किसी भी फोल्डर में अपने आ जाता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ अपना, टर्मिनल ओपन करा, फिर ये कमांड यहाँ पेस्ट कर दी और इसका नाम दे दिया फर्स्ट, या फर्स्ट की जगह माय ऐप। अच्छा, ये कमांड ना बेसिकली क्या करती है, जब भी हमें नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, तो हम ये कमांड यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्रेमवर्क हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है वेबसाइट का। ठीक है, ये फ्रेमवर्क का बेनिफिट है। अब्दुलरहमान थोड़ा मैक्सिमाइज कर दें तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्या करता है, हमें वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है। तो अब सारी चीज़ अगर हम स्क्रैच से वही बात बनाने बैठे ना, तो हमारा खाली स्ट्रक्चर बनाने में बहुत सारा टाइम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं भाई, नेक्स्ट ने ये हमें कमांड प्रोवाइड की, उन्होंने बोला इसको यूज़ करें और अब आप अपना प्रोजेक्ट बना लें। मैंने यहाँ लिखा npx create next step @latest। ठीक है, उसके बाद माय ऐप, ये क्या है, ये मेरे ऐप का नेम है, जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ उसका नेम है। ठीक है, अब इंटर करा मैंने, उसके बाद इसने पूछा कि आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहेंगे। तो हम लोग क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और टाइपस्क्रिप्ट काफ़ी बेनिफिट है टाइपस्क्रिप्ट, और टाइपस्क्रिप्ट ही यूज़ करेंगे। यस लिंक यूज़ करना चाहते हैं, यस, ये बताता हूँ मैं। यस लिंक क्या होता है, जब हम प्रोजेक्ट बना लेंगे ना तो उस टाइम पे बनाता हूँ। और टेलविंड CSS एस आर सी डायरेक्टरी का पूछेगा, इसको भी यस कर देंगे। ऐप राउटर का पूछेगा, इसको भी यस कर देंगे। इंपोर्ट एरियाज को नो कर देना आपने, सिंपल। तो इसकी ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और ये इंस्टॉलेशन हो रही है। अच्छा, मैं इसको पूरा इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है मेरे पीसी में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्टॉप कर दूंगा यहाँ पे, या मेरे पास असल में कुछ एरर आ रहे हैं इस वजह से, तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। आपके पास क्या होगा, ये देख रहे हैं, ये नीचे लोडिंग चल रही है। जब तक ये लोडिंग पूरी हो जाए ना, ये लोडिंग जब तक पूरी नहीं होती और आपको सक्सेसफुल का जो है ना यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ जाता ना, तो आपने इसको ऑफ ही करना है। ठीक है, मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से बना हुआ रखा हुआ है प्रोजेक्ट, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ बेसिकली मेरे, अच्छा, ये स्ट्रक्चर होगा जब भी हम कोई फोल्डर बनाएंगे ना, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा उसकी तरफ से, नेक्स्ट की तरफ से। जब भी हम ये कमांड यूज़ करेंगे तो इसको हमने सिंपल यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है और ओपन विद VS कोड कर देना है। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाता है। जब भी हम ये फोल्डर ओपन करेंगे ना, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, फ्रेमवर्क हमें पूरा स्ट्रक्चर बना के देती, तो ये उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दे दिया हमें। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये नोड मॉड्यूल हमारे पास सबसे पहला फोल्डर होता है जब भी हम कोई बनाते हैं अपना स्ट्रक्चर। लाइक कोई भी मॉड्यूल्स में क्या होता है, हमारे पास हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं जो जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होती हैं। ठीक है, उनकी फाइल्स वगैरह सारी हमारे नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल होती हैं। और उसके बाद फिर हमारा पब्लिक फोल्डर है। पब्लिक फोल्डर में क्या होता है, जितनी भी हमारी इमेजेस वगैरह होती है ना, जो हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करनी होती हैं, या वो चीज़ें जो हम पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं, लोगों को एक्सेस देना चाहते हैं, तो वो हम पब्लिक में डाल देते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है ESLint। ESLint क्या करता है, बेसिकली जब हम कोड अपना कर लेते हैं ना, तो हम एक कमांड चलाते हैं ESLint की। ESLint क्या करता है, वो कमांड जब चलती है ना, तो वो हमें एरर्स फाइंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये गेट इग्नोर, इसमें बेसिकली हमारी नेक्स्ट के प्रोजेक्ट में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते कि भाई वो पब्लिकली एक्सेस हो, लाइक सीक्रेट चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको अपने गिट इग्नोर की फाइल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ होती हैं सारी चीज़ें, ये हम आगे इन फर्दर जब चीज़ें बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे।
ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ENV। इसमें हम बेसिकली अपनी नेक्स्ट की जो है ना, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम अपनी नेक्स्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और ये जो हमारी पैकेज की जो फाइल हैं ये हमारी डिपेंडेंसीज के लिए होती हैं, इसमें हम डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। और फिर ये हमारे पास आती है पोस्ट CSS। तो ये हमारी CSS की कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है फाइल, ये टेलवेंट CSS की कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है, और ये TS कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों टेलवेंट की कॉन्फ़िगरेशन है और ये टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन है। और ये रीडमी में क्या होता है, रीडमी में बेसिकली हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो हम, अगर हम कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहें अपनी वेबसाइट में, क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अगर हम ऐड करना चाहें या उसका कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो हम रीडमी फाइल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारा SRC का जो हमारा ये फोल्डर है इसमें क्या होता है। अच्छा, SRC के फोल्डर में हमारे पास सबसे पहले आता है ऐप का फोल्डर। हमारा जो भी फाइल्स, राउट्स और जितना भी कोड होता है ना वो हम इस ऐप के फोल्डर के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फेविकॉन आइकन है जो हमारे वेबसाइट पे शो होता है, ये हमारी CSS की फाइल है जो ग्लोबली सब पे अप्लाई होती है। और ये लेआउट और पेज डॉट TSX जहाँ अपना हम कोड लिखते हैं। अच्छा, अब हमने प्रोजेक्ट तो बना लिया भाई, एक कन्फ्यूजन है, इतना सारा कोड तो हमने लिखा ही नहीं, ये कैसे आ गया इधर। ठीक है, तो ये भी अभी हम देख लेते हैं। ये फोल्डर ज़रा डिलीट मैंने किया था, ये अभी तक नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट हो गया, इसको वापस से ओपन विद कोड कर लेते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे जब भी फोल्डर अपना लाइक प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो हमारे पास ये जो कोड है ना पेज डॉट TSX में, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब इस कोड में क्या है हमारे पास, इसको हम सर्वर रन करते हैं फिर देखते हैं। तो सर्वर रन करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, लाइक सर्वर, हमारी वेबसाइट को ब्राउज़र पे चलाने के लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं, npm run dev। एक कमांड क्या करती है, ये हमारा सर्वर को रन कर देगी और हमें एक URL देगी। इस URL पे हमारी वेबसाइट लाइव होगी जो भी हम बनाएंगे। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पर, और ये हमारी, मैं न्यू टैब में आया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये जब हम यहाँ पे ये इस URL पे जाएंगे तो ये हमें ये एक लैंडिंग पेज दिखाएगा, ठीक है। अब भाई हमने तो अभी तक कोई कोड किया नहीं इसमें, तो फिर ये कहाँ से आया। तो ये बेसिकली हमारे जो पेज जो TSX पे इतना सारा कोड है ना, जब हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे तो ये हर बार हमारे पास आएगा। तो हमने सिंपली, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ आना है मेन में और इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, सिंपल। अगर हम आपने थोड़ा सा और जूम कर देंगे, रिक्वेस्ट आ रही है। आपने कुछ नहीं देखना कि भाई इसमें क्या कोड लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, किस लिए लिखा हुआ है। आपने इसको सिंपली यहाँ से इसको भी रिमूव कर देना है और इसको भी रिमूव कर देना है और इसको रहने देना है, ठीक है। ये हमारा, अभी समझ लें ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपना सारा कोड करेंगे। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक हमने HTML पढ़ी है सबने, मैंने एक हेडिंग लगानी है अपने पेज पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक H1 टैग ऐड कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, और इसको सेव कर दूंगा। और अगर हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो ये देखें इसने शो कर दिया। अब ये बैकग्राउंड कलर क्यों ऐसा है, तो इसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे देखें हमारे पास ग्लोबल डॉट CSS की फाइल है। इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं अपना तो कुछ CSS की फाइल्स यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाती हैं। CSS क्या, लाइक CSS कुछ ऐड होती है जो हमारे पूरी वेबसाइट पे अप्लाई होती है। तो सिंपली हमने यहाँ पर आके इसको हटा देना है, इसको भी हटा देना है और पेज डॉट DSX में जितनी भी चीज़ होगी उनको भी हटा देना है। तो उससे घबराना नहीं है कि भाई ये क्या आ गया, इसको हटा देना है, सिंपली रिमूव कर देना और यहाँ पे एक H1 टैग ऐड कर देना। और फिर हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो ये देखें यहाँ से चला गया और हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया।
तो इस तरह से हमारे ब्राउजर पे एक चीज चलती है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई हेलो वर्ल्ड के साथ एक पैराग्राफ भी आ जाए जिसमें लिखा हुआ हो, ये क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये एरर क्यों आया, ठीक है। बट अभी जैसा आप ये देखें कि कैसे ब्राउजर पे हमारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो क्या इशू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक मैं पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ वेलकम टू माय वेबसाइट, सिंपल। तो अब हमने क्या करा, हमारे पास जो इतना सारा कोड था उसको रिमूव करा, और उसकी जगह हमने बोला कि भाई हमारे पास एक H1 हो हेलो वर्ल्ड के नाम से हमारी वेबसाइट पे, और एक पैराग्राफ हो वेलकम टू माय वेबसाइट का, ठीक है। अब ये कैसे चीजें हमारी वेबसाइट पे आ रही है, ये सारी चीजें हमने नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर करनी है, अभी नहीं करनी, ठीक है। अभी जैसे आपको एक ब्रीफ सा इंटरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे हमारे पास वेबसाइट पे चीजें शो होती हैं, ठीक है। तो ये हमने सिंपल एक HTML के अपने टैग लिख दिया H1 का, और एक पैराग्राफ लिख दिया वेलकम टू माय वेबसाइट, और ये हमारे ब्राउजर पे देखें तो शो हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम अपने ब्राउजर पे चीजें शो करवाते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा, समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, हम्म, एक हम छोटा सा नैव बार बनाते हैं। मेरे पास एक डिज़ाइन रखा हुआ है, बेसिकली मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज है जो हम बनाएंगे, इस टाइप की और भी चीज़ें बनाएंगे, बट ये एक सिंपल सी लैंडिंग पेज है, सिंपल सा, जो हम कोशिश करेंगे अगले 3-4 लेक्चर्स में ये पूरा बना लें। क्योंकि देखिए नेक्स्ट सिर्फ पढ़ा तो हर कोई रहे, अब अप्लाई जब तक हम चीजें नहीं करते ना तो हमें समझ नहीं आ रही। मैं भी अगर खुद चीजें सीखता हूँ ना, सेल्फ लर्निंग से सीखता हूँ, और जब प्रोजेक्ट बना बना के सीखता हूँ, लाइक यूट्यूब पे भी अगर मैं कोई चीज सीखूंगा ना, तो यार जब तक किसी प्रोजेक्ट को बनाता हूँ उसके अंदर ही सारी चीजें सीखता हूँ। क्योंकि एक चीज जब इम्प्लीमेंट हो रही होती है ना तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आती है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, और इसकी जगह ना हम एक नैवबार बना लेते हैं छोटा सा। नैवबार में क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस नैवबार में एक हमारे पास इमेज होगी, एक हमारे पास ये 3 चीजें होंगी प्रोडक्ट, अबाउट और कॉन्टैक्ट के नाम से, जो हमारे बेसिकली आगे जाके देखेंगे, इन्हीं को हम पेज में कन्वर्ट करेंगे। और एक ये डाउनलोड का ऑप्शन बटन होगा। तो HTML CSS सबने पढ़ी है, तो वो मैं दोबारा से नहीं पढ़ूंगा। तो हम क्या करते हैं, ये रिएक्ट का फ्रेगमेंट होता है बेसिकली जो हम यूज करते हैं, इसको यूज करके हम इसके अंदर HTML CSS लिखते हैं। अच्छा, अब इसकी जगह हम div भी यूज कर सकते हैं, बट एक समझ लें, एक ये आ, इसको यूज करना लाइक समझ लें कंपलसरी होता है। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे ना तो एक एरर भी आएगा, बट जब हम नेक्स्ट क्लास में हम अपना पढ़ेंगे ना सारी चीजें, तो वो एरर को भी मैं जब आपको बताऊंगा। बट अभी हम इसको यूज नहीं करते, अभी हम सिंपल ये फ्रैगमेंट ऐड कर देते हैं, और इसको भी इन डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है। यहाँ पे एक इमेज है, बट मैं चाह रहा हूँ इस इमेज की जगह पे मैं अपना नाम लिखूँ, और ये 3 चीजें लाइक ये लिस्ट है एक, मैं चाह रहा हूँ ये 3 भी ऐड करूँ, इसकी जगह होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट हो, और एक बटन हो, ये छोटा सा हमारा नैव बार हो। सबसे पहले तो देखें हम, जब भी कोई आपके पास वेबसाइट आएगी ना बनने के लिए, तो इस तरह की से वो फिग्मा डिजाइन में होगा आपके पास। आपने देखना है सबसे पहले भाई ये सारी चीजें हमारे पास एक डिफ के अंदर है, ठीक है। ये देखें, ये सारी चीजें हमारे पास एक डिफ के अंदर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डिफ बनाते हैं, सही है। और एक डिफ के अंदर हम अपना, कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे इमेज की जगह मैं नेम ऐड करूँ, ठीक है, अपना अब्दुल रहमान या AR नेम ऐड कर दूँ। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक और इसमें डिफ ऐड कर दूंगा जिसमें मैं AR लिख दूंगा सिंपली, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर 3 LI हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट है। तो मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना लूंगा और उसके अंदर LI ऐड कर दूंगा।
अब इस LI में सबसे पहले मैं दूंगा एक होम, फिर इसी तरह से मैं एक दो और बना लूंगा, अबाउट, प्लस LI और एक कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे बना ली। ये हमारी एक ऑर्डर लिस्ट हो गई। ठीक है, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये हमारा शो हो गया। अच्छा, अभी इसको हम स्टाइल करके इस तरीके से बनाते हैं पूरा। ठीक है, पहले हम कंटेंट अपना HTML सिंपल जो चीज़ है ना वो ऐड कर लेते हैं, और अब मैं चाह रहा हूँ एक बटन ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी डिव के अंदर एक बटन ऐड कर दूंगा। इस बटन में क्या होगा, डाउनलोड मोर। अच्छा, मैं HTML CSS आपको नहीं बताऊंगा कि क्या होती है। हाँ, CSS की कुछ जो एडवांस टॉपिक है ना वो कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं, और इसमें हम टेलमेंट CSS यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर हम मैं इसको थोड़ा जूम आउट करें तो ये हमारे पास लाइक कॉलम्स में है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये एक रॉम है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरे पास एक रॉम में आ जाए। तो हम किसी भी चीज़ को रॉम में लाने के लिए CSS में एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, फ्लैग्स, वो यूज़ करते हैं। उससे एक मैजिक होता है। वो मैजिक क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे आऊँगा, हमारा जो मेन डिफ है ना, इस मेन डिफ के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, अच्छा, सिंपल HTML CSS में हम क्या करते थे, क्लास देते थे, बट नेक्स्ट.js में हम हमेशा जब भी CSS अप्लाई करते हैं ना क्लास नेम देते हैं ये पूरा, और इसके अंदर हम CSS अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल फ्लेक्स लिख दूंगा, और इससे मैजिक क्या हुआ, ये हमारी रॉस में हो गई। अच्छा, ये चीज़ रॉ में क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये भी देखें हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, तो इसको भी मैंने सिंपली फ्लेक्स करना पड़ेगा। सो अब ये हमारे पास रॉस में हो गई। आ अब मैं चाह रहा हूँ भाई, इसको मैं, अगर नजर नहीं आएगा फिर, अब मैं चाह रहा हूँ ये बिल्कुल देखें स्टार्ट में है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास साइटों पे कुछ मार्जिन भी है। अब मार्जिन भी ऐड कर देते हैं, लाइक मार्जिन सिंपल ऐड कर देते हैं हम। यहाँ पर कितनी ऐड कर देते हैं, 10 ऐड कर देते हैं। और ये 10 कितनी होती है हमारे पास, 40 पिक्सल। तो अगर हम यहाँ पर आए तो ये देखें ये हमारे पास मार्जिन भी आ गई। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ एक्स एक्सेस पे अलग से दूं और वाई एक्सेस पे अलग से दूं, तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे MX कर दूंगा। एक्स एक्सेस पे आ जाएगी मार्जिन 10, ऊपर से वापस यहाँ देखें ये ऊपर से चिपक गया वापस जाके। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं वाई एक्सेस पे भी कुछ मार्जिन दे दूँ। तो वाई एक्सेस पे मार्जिन देने के लिए मैं कितनी दे दूंगा, 4 दे देता हूँ, 16 पिक्सल। तो ये देखें एक्स एक्सेस पे भी आ गई, वाई एक्सेस पे भी आ गई। ओके, सो एक्स एक्सेस पे मैं थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ, 10 की जगह मैं 20 कर देता हूँ। और इन तीनों चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये एंड में आ जाए, मतलब इस तरीके से इन तीनों के बीच में गैप आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई बिटवीन की, तो हम जस्टिफाई बिटवीन यूज़ कर लेते हैं। ये देखें इससे क्या हुआ, ये चीज़ें हमारे पास एंड में आ गई। अगर हम ऐसे भी देखें ना तो ये चीज़ें हमारे पास इन सब के बीच में गैप आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं, इतना ठीक है आई थिंक। अब मैंने ये तो कर लिया। अब भाई ये भी तो है हमारे पास, इसमें भी तो गैप, इसको भी तो इस तरीके से गैप ऐड करना है। यहाँ पे देखें तो इसमें भी गैप है, तो हमने इसको फ्लैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, और हम क्या करते हैं, इसमें गैप ऐड करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, गैप से क्या होगा, जब हम गैप ऐड करेंगे ना तो इन तीनों के बीच में गैप आ जाएगा। तो मैं गैप 4 ऐड कर देता हूँ सिंपल। तो ये देखें गैप आ गया हमारे पास बीच में। इसी तरीके से अगर मैं इसको ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, और ये हमारे पास गैप आ गया 8 का। अच्छा, अब देखें ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब थोड़ा सा बटन को स्टाइल कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये इसका बैकग्राउंड मुझे वाइट अच्छा नहीं लग रहा, मैं बैकग्राउंड चाह रहा हूँ कि इसका चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल CSS की फाइल में आऊँगा, यहाँ पे पूरी बॉडी पे अप्लाई करूँगा CSS। लाइक पूरी बॉडी पे अगर कभी हमें CSS अप्लाई करनी होती है ना तो हम इस तरीके से देंगे। और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई पूरी हमारी वेबसाइट की बॉडी पर आ जाए,
तो हम इस तरीके से इसको यूज़ कर लेंगे। और बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, ये प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती है? बैकग्राउंड कलर देने के लिए। और मेरे पास अगर कलर कॉपी हुआ हुआ हो, ये रहा, तो ये एक कलर है हमारे पास बेसिकली नेवी ब्लू टाइप का। तो ये मैं ऐड करना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड, एज अ बैकग्राउंड कलर। तो अगर हम यहाँ जाके देखें, क्यों नहीं ऐड हुआ? ये क्यों नहीं ऐड हुआ? ओके, हो गया। सब, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। ये देखें कि ये बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया, बट अब इसमें जो हमारा टेक्स्ट का कलर था ना, वो ये देखें यहाँ से गायब हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर तो हमने ब्लू कर दिया, अब इसका कलर जो है वो आप वाइट कर दो, ठीक है। तो कलर, कलर इसका सिंपल आप कर दो वाइट। सो ये देखें, अब जो वाइट आंखों में चुभ रहा था ना कलर, वो बैकग्राउंड कलर ने उसको ब्लू का, उसका हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू, ठीक है। और इसको टेक्स्ट दे दिया हमने, टेक्स्ट के कलर को दे दिया, लाइक कलर हमने यूज करा तो जितना भी टेक्स्ट वगैरह जो भी होगा वो वाइट हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ भाई कि इन सबको ना थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अपने पेज डॉट टीएसएक्स में आऊंगा और इस टिफ को जो है ना, मैं क्लास दूंगा टेक्स्ट टू एक्सेल। टेक्स्ट टू एक्सेल से क्या होगा, ये हमारा टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा, कितने 32 पिक्सल आएगा, लाइक नहीं, 32 पिक्सल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें फर्क आया इसमें। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, मैं 4 एक्सेल कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये और बड़ा हो जाए, तो ये 4 एक्सेल कर दिया तो ये और बड़ा हो गया। और मैं इसका फॉन्ट साइज करना, फॉन्ट को बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल फॉन्ट बोल्ड लिखूंगा और ये हमारा फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। ये देखें बोल्ड हो गया, ओके। सो मैं चाह रहा हूँ, अब ये देखें, अगर आप यहाँ देखें ना, तो मैं ये स्टार्ट में आ रहे हैं और मैं, बट यहाँ पे ना ये सेंटर में, ये जो हमारे पास लिस्ट है ना, ये सेंटर में है। अब मैंने इसको भी सेंटर में करना है, तो मैं क्या करूँगा बेसिकली, जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है ना, इसको मैं दे दूंगा आइटम सेंटर। ये क्या करेगी, ये हमारे आइटम्स को सेंटर में कर देगी। ये देखें, ये सेंटर में आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इनका टैक्स भी बड़ा कर दूं, तो मैं अगर पूरी ऑर्डर लिस्ट पे अप्लाई करूं तो देखते हैं होता ही नहीं होता। टैक्स एक्सेल, आई थिंक नहीं होगा, हो गया शायद, नहीं हुआ बल्कि। तो मैं ना इसको सिंपल ना टैक्स एक्सेल को हर एलआई पे अप्लाई कर दूंगा। मैंने आपको पहले बताया टेलविंड सीएसएस यूज करूंगा। इसमें क्या होता है, हम टेलविंड सीएसएस जो है ना एचटीएमएल के साथ ही लिखते हैं। अगर आपको सिंपल रॉ सीएसएस आती है तो आप यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, लाइक किसी भी नाम से सीएसएस की फाइल बना लें, उसके अंदर आप सीएसएस लिख लें जिस तरह से आप यूज करना चाहती हैं। अगर आपको बूट स्ट्रैप आती है तो आप सिंपल बूट स्ट्रैप यूज कर लें। मैंने बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट पर अपना हाथ सेट किया हुआ है, मुझे टाइपस्क्रिप्ट अच्छी, सॉरी, टेलविंड अच्छी आती है, तो मैं टेलविंड यूज करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं जो है ना इन लिस्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको जूम करता हूँ और इसको बंद करता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे एलआई पे जाऊँगा, यहाँ पे एक क्लास नेम दे दूंगा टेक्स्ट एक्सेल। अच्छा, अगर आप हाफ हाफ जो है ना उसका लिख देंगे ना, जैसे टेक्स्ट एक्सेल, और वो आपको सजेशन खुद ही दे देगा। और ये सजेशन कहाँ से आ रही है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ये रही, टेलविंड सीएसएस के नेम से, टेलविंड सीएसएस इंटेलिजेंस। ये क्या करता है, हम सिंपली यूटिलिटी क्लासेस टेलविंड की याद तो कर नहीं सकते, तो हमें बेसिकली ये सजेशन दे देता है, इससे हमारा काम इजी हो जाता है। अब जैसे मैंने टेक्स्ट लार्ज यहाँ ऐड कर दिया, तो देखते हैं डिफरेंस। इसको मैं एक्सेल करता हूँ, एक्सेल, देखें ये डिफरेंस आ गया। मैंने एक में एक्सेल ऐड करी है, दो में नहीं करी, तो मैं बाकी दोनों में भी एक्सेल ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इन दोनों में भी।
अच्छा, ये शॉर्टकट मैंने कैसे यूज़ करा ये भी मैं बता देता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक करा और ऑल्ट दबाया और दोबारा क्लिक करा, तो ये दोनों ना मेरे सेलेक्ट हो गए। शॉर्टकट भी आप थोड़े से सीखते हैं ना, क्योंकि शॉर्टकट से हमारी स्पीड तेज हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सेल कर दिया मैंने तीनों पे, और ये तीनों बड़े हो गए, तीनों जो है ना, तीनों का साइज बड़ा हो गया। अब ये भी रेडी हो गया। अब इस बटन को थोड़ा सा हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका बटन का बैकग्राउंड चेंज है, तो इसको थोड़ा सा हम अच्छा कर लेते हैं, अट्रैक्टिव सा। तो इस बटन पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास नेम लगाते हैं, बैकग्राउंड देते हैं इसको ग्रे। आई थिंक ग्रे अच्छा लगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ना इसमें पैडिंग है, ना इसको बॉर्डर राउंडेड किया हुआ है, तो इस तरह अच्छा नहीं लग रहा हमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ना थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं पहले, ताकि हमारा बटन अच्छा लगे। तो पैडिंग 2 कर देते हैं। ये देखिए पैडिंग आ गई इसमें। अब एक चीज और करनी है, मैंने इसको थोड़ा सा ना राउंडेड कर देना है, वो अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा थोड़ा सा। तो राउंडेड कर देता हूँ MD। ये क्लास क्या करती है बेसिकली, ये हमारा जो भी बटन होगा उसको राउंड, साइडों से राउंड कर दी गई लगेगी। देखें अब अच्छा लग रहा है। अब हमारा नेवर रेडी है। बट यार एक देखें, मैंने क्या करा, मैंने एक डिव बनाया जिसके अंदर मेरे पास ये आइटम थे, ठीक है। क्योंकि नेव बार तो हम लोग हमारा कंप्लीट हो गया, एक चीज और ऐड करूंगा मैं एंड में। नेव बार हमारा कंप्लीट है, मैंने एक डिव बनाया, ये डिव, ठीक है, ये वाला डिव, जिसके अंदर हमारे पास एक लोगो है, एक ऑर्डर लिस्ट है और एक बटन है। फिर मैंने इनको डिजाइन कर दिया, टेक्स्ट बड़ा कर दिया, फॉन्ट साइज दे दिया, फ्लैक्स करके रॉ कर दिया, आइटम सेंटर कर दिए, गैप दे दिया, और जिससे ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा। फिर मैंने बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया इसमें। अब इसमें एक चीज की कमी मुझे लग रही है, वो क्या है पता है, मैं जब भी इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, ये मुझे होवर इफेक्ट नहीं दे रहा। अब मुझे वो हम लाइक अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं चाह रहा हूँ भाई इसमें थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी आ जाए, इससे क्या हो, अच्छा लगेगा हमारा बटन। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर 400 दिया ना ग्रे। अब मैं लिखूंगा जब भी यूजर होवर करे, होवर पर आप बैकग्राउंड कर दो ग्रे 700, ठीक है। इस क्लास से क्या होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ, बटन हमारा बेसिकली अच्छा हो जाएगा। अब अभी तो हमारा कलर सिंपली फुल ग्रे है, जब भी मैं होवर करूंगा इस पर तो ये देखें डार्क ग्रे हो गया, ठीक है। ये हमारा होवर इफेक्ट भी इसमें ऐड हो गया और ये हमारा नेवबार कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर हम क्लास के एंड की तरफ चलते हैं, हम क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टूडेंट्स, टीचर, फैकल्टी, मैनेजमेंट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।